आपको मतलब किस टाइप से वो देख गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। स्वागत है आप सभी का आज के इस पोल सेशन में। ओ पोल सेशन कहाँ है, आदत हो गई पोल सेशन की यार। आई मिस पोल सेशंस। पोल सेशन बहुत मजा आता था, लाइव पोल सेशन होते थे ना। पोल सेशन करवा दें क्या? करवाएंगे। मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया प्लान है, एक बार अपना पूरा ये कंप्लीट हो जाए, क्या बोल सकते हैं, जो अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, इसके बाद में आई हैव समथिंग फॉर यू पीपल, स्पेशल फॉर यू पीपल। जैसे मैंने अभी एक यूट्यूब वाले बच्चों के लिए एक वो चीज निकाली है, शॉर्ट सीरीज। कितने बच्चों ने देखी है शॉर्ट सीरीज? देखिए वो शॉर्ट सीरीज। हाँ देखो, वाह यार। चलो, काम किए वो। ठीक है, आ जाओ एक बार सारे बच्चे जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, फिर शुरू करते हैं अपन। एक बार सारे बच्चे कनेक्ट हो जाओ, देन वी विल स्टार्ट। ओके फाइन, बढ़िया बेहतरीन। बैकलो, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मैथ्स के टीचर कह रहे थे कि तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने नहीं आए, इसलिए तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर नहीं देंगे। किसी भी सब्जेक्ट में मन नहीं के क्या करूं? कुछ नहीं है, प्रिंसिपल को जाके बोल दो कि मैथ्स के टीचर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है बाबू, कैसे नहीं देंगे नंबर? ट्यूशन नहीं करते क्या नंबर नहीं देंगे? यार ये तो टीचर के नाम पे कलंक हो गए फिर। अगर आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे के, अगर बच्चा पोटेंशियल रखता है तो नंबर दो, तुम्हारे कुछ भी लफड़े हो बच्चे के साथ। और अगर बच्चे में पोटेंशियल नहीं है तो चाहे वो तुम्हारे पास ट्यूशन आए ना आए, उसको जो नंबर मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। देखो पता है, हम एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं ना, हम चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। चीजें बहुत आसान होती है अगर आप एक प्रिंसिपल पकड़ लो बस, कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, खत्म बात। तो ना कोई पार्शियलिटी होगी, ना कोई भेदभाव होगा, ना कोई फेवरेटिज्म होगा, कुछ नहीं। सबके लिए एक समान रहो, कुछ नहीं करना है, जो हो वो रहो बस। तुम्हारे टीचर को एक क्लिप पहुंचा देना तुम। चलो, प्रणय गिरी शुरू करें बेटा। चलिए आ जाओ, चैट बंद, काम चालू। आज आरंभ की लास्ट क्लास देख ली, एक फातिमा इज राइटिंग, आज आरंभ की लास्ट क्लास देख ली और फिर से रोदी भैया। क्या भाई, ये क्या तरीका है? ठीक है, माना कि वो खत्म हुआ, लेकिन उस चीज की खुशी मनाओ कि वो था। तो आरंभ की लास्ट क्लास देख ली और फिर से रोदी। चलो इधर आ जाओ चुपचाप। वाटर रिसोर्सेज इज द चैप्टर। हमारे पास में चैप्टर जो है उसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। आज
ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 और 2 ओपन कर चुके हैं। वाटर रिसोर्सेज बड़ा मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर में आप, जैसे मैं चैप्टर को ओवरव्यू अगर उठाऊं तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या जानने को मिलता है। देखो कि हम सबसे पहले वाटर स्कैरसिटी को समझेंगे। वाटर स्कैरसिटी यानी कि क्या, पानी की कमी होना वाटर स्कैरसिटी है। प्यास लगी यार, ठीक है, पानी की, चीयर्स, तो पानी की कमी होना वाटर स्कैरसिटी होती है। तो अब अपने को वाटर स्कैरसिटी समझ में आ गया। पानी की कमी होना वाटर स्कैरसिटी होती है। अब पानी की कमी क्यों है, तो उसके मल्टीपल कॉजेज होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं कि पानी की कमी क्यों है। तो जो मल्टीपल कॉजेज हैं उन कॉजेज को अपन समझते हैं कि मल्टीपल कॉजेज क्या है, पानी की कमी क्यों है, क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, कॉजेज को समझेंगे। अब इसी के पैरेलल में अपन जैसे देखेंगे ना, तो जब पानी की कमी है तो, भाई साहब रबड़ क्यों नहीं चल रही है इसमें, बोर्ड भी क्या है यार, बोर्ड ही है। तो पानी की कमी को अपन वाटर स्कैरसिटी बोलेंगे। और पानी की कमी क्यों है, तो पानी की कमी होने के पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पानी की कमी होने के पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। इसीलिए क्या है, इसीलिए उसे कंजर्व करना जरूरी है। इसीलिए देयर इज नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, कि पानी की कमी है तो वाटर को कंजर्व किया जाए। अब कैसे कंजर्व करोगे वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे कंजर्व करोगे, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं और वो सारी चीजें, तो वो तरीके हैं जिनसे आप वाटर स्कैरसिटी को या फिर मतलब पानी को कंजर्व कर सकते हो। ठीक, अब चैप्टर में एक एस्पेक्ट चैप्टर का ये, चैप्टर को अगर अपन बाइफरकेट करें तो चैप्टर का एक पार्ट ये रहेगा जिसमें हम वाटर स्कैरसिटी के कॉन्सेप्ट को, वाटर स्कैरसिटी क्यों है, कैसे आप क्या कर सकते हो वाटर स्कैरसिटी को टैकल कर सकते हो, वो सारी चीजें पढ़ लेंगे चैप्टर के एक पार्ट में। ठीक है, वो सारी चीजें अपन, ठीक है, चैप्टर के एक पार्ट में पढ़ लेंगे। दूसरा जैसे अगर अपन देखें तो दूसरा क्या है, मल्टीपर्पज रिवर्स प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। तो ये समस्या है, उसका समाधान ये है कि वाटर कंजर्वेशन अगर आपको करना है तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, वाटर कंजर्वेशन कर सकते हो। तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट जैसे अगर आप देखोगे तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, उसका मीनिंग समझेंगे कि डैम होते हैं, डैम का क्या यूज होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो मीनिंग के बाद में अपन क्या देखेंगे, एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जैसे अगर आप देखोगे तो जो पुराने समय से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो चले आ रहे हैं, ठीक है, पुराने समय से जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बने हुए हैं और चले आ रहे हैं जो, तो वो एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। पुराने समय में कैसे पानी को कंजर्व किया जाता था। अब ये जो शब्द है ना मल्टीपर्पस, मतलब कि रिवर्स के ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जिनका मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। क्या होते हैं वो मल्टीपल तरीके, तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं, इरिगेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वो मल्टीपर्पस कहला रहे हैं। समझ गए। फिर मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के कुछ पॉजिटिव साइड भी है कि इनसे क्या फायदा हो रहा है, और कुछ नेगेटिव साइड्स भी है। तो चैप्टर में हम बेसिकली वाटर स्कैरसिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद में अपन मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट को समझते हैं। अब जब इनके नेगेटिव हैं तो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स का एक अल्टरनेटिव है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि बारिश का पानी जो है उसको छोटे स्तर पे आप अगर बचा ले रहे हो तो भी बहुत कुछ कर ले रहे हो। तो छोटे स्तर पर कैसे बचा रहे हो, तो वेरियस टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पढ़ते हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम जो होता है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है एक, ठीक है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं चैप्टर के, ठीक है, ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं। चैप्टर की रूपरेखा समझ में आई कि चैप्टर को अपन 3 डिपार्टमेंट्स में कैसे बांट के क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। ये यहां तक क्लियर हुआ, बताओ। हाँ जी, हाँ जी, चैप्टर की ब्रॉड पिक्चर समझ में आ गई। रिएक्शन मैंने बंद करा तो मुझसे खेलने लगते, उसके लिए बंद किया। देवी का बेटा क्या डाउट है, बताओ, क्या क्या मैसेज कर रहे हो। क्लियर हो गया। चलो, चलिए।
मनी एंड क्रेडिट के नोट्स नहीं है यार दोस्त। एक काम करो, आज से तुम्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं, ये देख लो कौन कौन से चैप्टर चले गए, कौन कौन से नोट्स नहीं डले। ठीक है, आज से तुम्हारी नोट्स की सारी समस्या समाप्त होगी, क्योंकि आज से नोट्स की जिम्मेदारी दे रहे हैं अपन। संदीप हाथ ऊपर करो। ठीक है, आज से संदीप के पास में पूरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, ठीक, चलो तो आज से तुम ही डालोगे अब नोट्स। क्या खत्म हुआ झंझट, जैसे ही क्लास खत्म हो वैसे ही नोट्स। अगर नोट्स नहीं गए तो इसका मतलब किसने अपलोड नहीं किए? संदीप भैया ने। ठीक है, तो संदीप भैया को पकड़ लेना, इनके सिर पे चढ़ जाना, इनके छाती पे बैठ जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन अब से तुम्हारी जिम्मेदारी आज से। सिंपल देखो कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं, किस किस के नोट्स नहीं डले। जिनके नोट्स नहीं डले उनके तुरंत डालो। राजीव, राजीव बेटा तुम भी बता दो क्या चाहिए तुम्हें। राजीव लिख रहा है हमारी भी सुन लिया करो। ठीक, चलो शुरू कर दें। 10-15 मिनट तो शुरू करने में निकाल देते हो। तो ये ओवरव्यू है चैप्टर का। वाटर स्कैरसिटी के साथ शुरू करते हैं, आ जाओ। वाटर स्कैरसिटी के साथ शुरू करते हैं। तो वाटर स्कैरसिटी से आपको क्या समझ में आता है, क्या वाटर स्कैरसिटी का मीनिंग क्या है? तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ड्यू टू दी वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में? तो ये हमें क्लियर कट तरीके से समझ में आता है कि कभी कभी क्या हो रहा है ना, बारिश के समय तो बहुत पानी रहता है, लेकिन आप देखते हैं गर्मी के समय क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि एक सीजन में पानी है, एक सीजन में पानी नहीं है, मतलब दूसरे सीजन में क्या है, वाटर की स्कैरसिटी है। तो जब वाटर अनअवेलेबल है, ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ड्यू टू वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि ऊपर से जो बारिश हो रही है, तो कभी कभी साल भर बारिश नहीं हुई है, कभी कभी एक सीजन में पानी है, लेकिन दूसरे सीजन में गर्मियों में हमारे बोरवेल जो होते हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्थिति को आप क्या कहेंगे, इस स्थिति को आप वाटर स्कैरसिटी कहेंगे। वाटर स्कैरसिटी में मेन कंपोनेंट क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी है, जैसे समुद्र में क्या है, वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी है, बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने योग्य पानी नहीं है। पानी तो है, चारों तरफ पानी है समुद्र में अगर आप देखोगे तो, लेकिन पीने योग्य नहीं है, तो वो भी किसी काम का पानी नहीं है। ठीक है, वो पानी भी किसी काम का पानी नहीं है। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि वाटर स्कैरसिटी के दो एस्पेक्ट है, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। मेन चीज ये है कि जब पानी नहीं होगा तो वो वाटर स्कैरसिटी कहलाता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि वाटर स्कैरसिटी तो समझ में आ गया कि किसी सीजन में पानी ना होना, या फिर साल भर अगर बारिश की कमी, बारिश नहीं हुई तो उसको आप अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कहोगे, उसी को वाटर स्कैरसिटी कहेंगे। तो इसके कॉजेस क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, वाटर स्कैरसिटी के कारण क्या हो सकते हैं? तो वाटर स्कैरसिटी के कारण जैसे अगर आप देखोगे तो कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कि जब हम क्या करते हैं, वाटर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। वाटर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं इन द सेंस कि आप अगर क्या कर रहे हो, आप अगर ग्राउंड वाटर टेबल है, तो ग्राउंड वाटर टेबल को अननेसेसरी उसमें से क्या है, खूब सारा पानी निकाल रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो दिखती बात है कि ग्राउंड वाटर टेबल नीचे डिक्लाइन होगा, तो अब आप फिर पानी निकालने की कोशिश करोगे तो फिर वहां से पानी थोड़ी ना मिलेगा आपको। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गए, ये सारी चीजें हो गया। एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या है, अच्छी सोसाइटीज है तो वहां 4-4 बोरवेल, कहीं पानी के लिए लोगों को लाइन लगना पड़ रहा है, ये एक कारण होता है वाटर स्कैरसिटी का। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, जब जनसंख्या बढ़ती है तो उस कारण भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होगा कि जो रिसोर्स हैं, वाटर रिसोर्स, वो ट्यूबवेल हो सकते हैं, वेल हो सकते हैं, जहां से भी पानी मिल रहा है, रिवर्स हो सकती है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा, ज्यादा लोगों की प्यास बुझाना होगी, तो वो पानी के रिसोर्स तो खत्म होंगे ही ना, पानी के रिसोर्स में कमी आएगी ही आएगी। वेस्टेज ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर वेस्ट हो रहा है, पीने योग्य साफ पानी से आप गाड़ियां धो रहे हो, तो वो भी पानी की कमी को उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ क्या है, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जब खूब तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज आई जा रही है और शहर के शहर बनते जा रहे हैं, तो वो पूरे कंक्रीट जंगल्स बन जाएंगे, नीचे ग्राउंड वाटर नीचे पर्कुलेट नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम।
एग्रीकल्चर एज वन ऑफ द मेजर एक्सप्लॉइटर ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, खेती में जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो खेती में क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल से पानी पंप किया जाता है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह से। ठीक है, तो वो पानी जो पंप आउट किया जाता है, बोलोगे सर पानी पंप आउट करके वापस खेत में तो डाल देते हैं, लेकिन वो खेत में डालते हैं, आधा इवोपरेट हो जाता है, आधा प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो उतना पानी वापस जाता नहीं है ना नीचे। तो खेती में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिससे आपको क्वांटिटी में पानी की कमी होते देखने को मिलेगी, कि क्वांटिटेटिव रीजन हो गया कि ड्यू टू दीज फैक्टर्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर पर हेड विल डिक्लाइन, पानी की जो है आपको कमी महसूस होगी, द क्वांटिटी ऑफ वाटर विल डिक्लाइन, ये एक कारण हुआ। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है डिक्लाइन हो गया है। दूसरा क्या है, अब दूसरा ये है कि एरियाज रिसीविंग हेवी रेनफॉल आल्सो फेस वाटर शॉर्टेज। कभी कभी क्या होता है ना, वो एरिया जहां पे खूब बारिश हो रही है, जैसे मैंने बताया कि कोस्टल एरियाज में जब साइक्लोन आते हैं तो इतनी बारिश होती कि सब डूबने लगता है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन उस बाढ़ में भी आप क्या बोलोगे कि पानी की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि तब फ्रेश वाटर, साफ पीने योग्य पानी नहीं बचता है। इतनी बारिश होती है कि फ्रेश वाटर की कमी होने लगती है, इतनी बारिश होती है कि फ्रेश वाटर की कमी होने लगती है। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक कॉज है एक तरह से वाटर स्कैरसिटी का। और ये क्या है, ये क्वालिटेटिव स्कैरसिटी को दर्शाता है। क्वालिटेटिव स्कैरसिटी मतलब क्या है कि क्वांटिटी तो है आपके पास, ठीक है, आपके पास में बहुत सारी क्वांटिटी में क्या है, आपके पास में बहुत सारी क्वांटिटी में पानी तो है, लेकिन द अमाउंट ऑफ वाटर यू हैव इज नॉट यूजेबल, वो पानी यूजेबल नहीं है। तो क्वालिटेटिव स्कैरसिटी कहेंगे उसे हम, ठीक है, कि वो जो पानी है लेकिन वो डिजायर्ड क्वालिटी में नहीं है, तो इसलिए वो क्वालिटेटिव स्कैरसिटी कहलाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो वाटर स्कैरसिटी क्या है, उसके कॉजेज क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कॉजेज समझ में आ गए वाटर स्कैरसिटी के? बताओ। आयुष, मैं रोड में और गाड़ी में वीडियो देख रहा हूं। गुड, ये होता है डेडिकेशन। बच्चा गाड़ी में वीडियो देख रहा है, गाड़ी में क्लास कंप्लीट कर रहा है। चलो, क्लियर हुआ? कल एक सवाल पूछा था अपन ने कि अपने अपने पापा मम्मी से पूछना कि लव मैरिज करने देंगे कि नहीं कास्ट के बाहर। तो पीयूष रंजन बोल रहा है सर मैंने होमवर्क कर लिया है, और होमवर्क में आंसर जो मिला वो ये मिला है कि पापा बोल रहे हैं कास्ट में रहकर लव मैरिज कर लेना, और 2 चप्पल भी मारी। ठीक है, तो वो रिवॉर्ड भी मिल गया बेटा तुम्हें, ठीक है। चलो, समझ में आया यहां तक? टेस्ट नंबर 2 करा कि नहीं करा? टेस्ट नंबर 2 कर लिया? ठीक है, तो करो। जल जीवन मिशन वगैरह हाँ पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा जल जीवन मिशन सब पढ़ाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। देखो क्या हुआ, तो हमने वाटर स्कैरसिटी क्या है वो समझ लिया, क्या अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को आप वाटर स्कैरसिटी से जोड़ोगे। इट मे बी ड्यू टू द सीजनल और एनुअल डिक्रीज इन द प्रेसिपिटेशन। इसके अलावा पानी की कमी होने के बहुत सारे कॉजेज हैं, तो कुछ क्वांटिटेटिव कॉज हैं, जैसे ये सारे क्वांटिटेटिव कॉज हैं, फाइन, कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा रिसोर्सेज का, अनइक्वल एक्सेस है। अनइक्वल एक्सेस मतलब क्या है कि कुछ पानी की कमी नहीं है, जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं ना कि दुनिया में काम की कमी नहीं है, काम करने वाले लोगों की कमी है, कि लोग नहीं है ऐसे जो काम कर पाए, समझ रहे हो। तो आपको यह चीज समझना होगी अब क्या, कि मतलब इस चीज को कनेक्ट करना है वैसे क्या, कि दुनिया में काम की कमी कहीं नहीं है, 1% काम की कमी नहीं है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं है। तो वैसे ही दुनिया में पानी की कमी नहीं है, लेकिन क्या अनइक्वल एक्सेस है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में इतना पानी है जितने पानी में शायद एक मोहल्ला अपना एक दिन का पानी का खर्चा निकाल सकता है, लेकिन वो उतना पानी एक रूम में वेस्ट होता है। तो अनइक्वल एक्सेस टू वाटर है, ये एक क्वांटिटेटिव रीजन बन रहा है।
और वैसे ही कहीं कहीं क्वालिटेटिव रीजन भी है पानी के, कि पानी तो है लेकिन पानी सारा प्रदूषित है, तो क्वालिटेटिव स्कैरसिटी ऑफ वाटर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये समस्या हो गई है, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, दीज आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। अब वाटर स्कैरसिटी को आप, ये कॉज हो गया, वाटर स्कैरसिटी को से बचने का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, ये कॉज हो गए वाटर स्कैरसिटी के, अब सोल्यूशन पे बात करते हैं अपना। जाओ तो सोल्यूशन की अगर हम बात करें ना, तो सोल्यूशन सिंपल ये है, देखो कि सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय अनाउंसिंग द जल जीवन मिशन ट्राइड टू इंश्योर वाटर टू एवरीवन। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिसीज है, पुरानी बुक वाले बच्चों तुम्हें शायद ये ना मिले, ये नई बुक में कुछ ऐड की गई पॉलिसीज हैं जो वाटर स्कैरसिटी को टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, उस चीज को दर्शा रही है। तो वाटर स्कैरसिटी उसके कॉज हो गए। अब अपन कॉज के बाद में अपन क्या देख रहे हैं, सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, जो स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल जीवन मिशन अनाउंस किया, ये नई बुक में सारी चीजें ऐड हुई है, सिलेबस का पार्ट है। जल जीवन मिशन क्या है, तो इस मिशन के तहत क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस मिशन एवरी हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, विल बी अश्योर्ड ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर। ठीक है, कि हर गांव में, हर गांव के एक घर में 55 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी, ठीक है, पहुंचाने का प्रयास है। ठीक है, और वो कैसे, थ्रू टैप वाटर, मतलब नल लगा दिए। जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है जिसके थ्रू क्या है, हर गांव में, हर घर में 55 लीटर पर डे पानी आप पहुंचा सको थ्रू टैप। ठीक है, तो नल के कनेक्शन दे दिए गए। ये एक प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा वाटर स्कैरसिटी को टैकल करने के लिए। दूसरा वाटर स्कैरसिटी को टैकल करने के लिए क्या है, अटल भूजल योजना, अटल जल भी है इस स्कीम का नाम। अटल भूजल योजना क्या है, इस स्कीम के तहत जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट थे ना, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में जहां पे पानी की विशेष रूप से कमी है, उन स्टेट्स में फंड अलोकेट किया जाएगा कि पानी की कमी, पता है पानी की कमी होने से तो होती है, लेकिन लोगों के माइंडसेट की कमी से भी होती है। जैसे जिन्हें नहीं पता है कि वाटर एक बहुत एसेंशियल रिसोर्स है, उसके बचाना है, वो लोग क्या करते हैं, व्यर्थ पानी बहा रहे हैं। ठीक है, नल खुले छोड़ दिए। तो पानी तो है लेकिन उस पानी को खत्म होने से बचाना है, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, लोगों के अंदर बिहेवियर चेंज लाना होगा। ठीक है, बिहेवियर चेंजेस इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, ताकि क्या हो सके, कंजर्वेशन हो सके प्रॉपर तरीके से वाटर रिसोर्सेज का। फाइन, तो अटल भूजल योजना जैसे जो है, तो दिस इज एन स्कीम जिसका ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग द बिहेवियर चेंज इन द कम्युनिटी फ्रॉम द प्रिवेलिंग एटीट्यूड ऑफ कंजम्पशन टू कंजर्वेशन। जो लोग कंज्यूम करे जा रहे रिसोर्सेज को, तो उनको सिखाया जाए कि नहीं, कंजर्व भी करना है। ठीक है, एंड स्मार्टर वेज एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की कमी है, जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे प्रॉपर तरीके से क्या हो, हम ऐसा कुछ कर पाए कि प्रॉपर कंजर्वेशन हो जाए वाटर रिसोर्सेज का। ठीक है, ये हो गया अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना। फिर क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी एक स्कीम है जो आपकी बुक में दी है। मैंने बॉक्स बुक के बीच में जहां भी जो भी स्कीम दी है वो सारी डाल दी है, ताकि स्कीम आप एक बार देख लो, क्योंकि नए बच्चे, नई बुक जिनके पास नहीं है बच्चे, उनकी बुक में नहीं होगा ये। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम लाए इसके लिए, प्रधानमंत्री कृषि मतलब खेती, सिंचाई मतलब जो इरिगेशन होता है। तो इरिगेशन के लिए क्या है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसके चलते क्या है कि फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन दी फार्म्स एंड एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन। हर खेत को पानी, ये ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, कि इस स्कीम के तहत क्या किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा खेतों तक पानी पहुंचाया जाए और कल्टिवेबल एरिया जो है अंडर वाटर उसको बढ़ाया जाए, ताकि क्या हो, सूखी खेती ना हो, जिससे आप फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर कर लो और वाटर अवेलेबिलिटी भी इंश्योर कर लो। तो ये कुछ सॉल्यूशंस है, सिंपल है। जो पहला पार्ट है चैप्टर का, पहला एस्पेक्ट है, उसमें वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताया गया, उसके कॉजेस के बारे में बताया गया, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए उसके बारे में बताया गया। अब यहां से क्या है, यहां से एक कंक्लूसिव रिमार्क निकल के आता है हमारा कि व्हाट इज द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट। पानी को कंजर्व करने की और मैनेज करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि वो एक स्कार्स रिसोर्स है। ठीक है, उसकी कमी है, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा एक दिन। ठीक, तो कंजर्वेशन इज एसेंशियल टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स। ठीक है, इंश्योर फूड सिक्योरिटी। अगर पीने योग्य साफ पानी नहीं होगा तो हम बीमार हो जाएंगे, पानी नहीं होगा तो हम खाना कैसे ग्रो कर लेंगे, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है। ठीक है, ऑफ आवर लाइवलीहुड्स एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। और जल है तो मतलब ऐसा बोलते हैं ना, जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन का प्रमाण यह है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
एक एरिया जहां पे पानी की कमी होगी। इमेजिन करो वो एरिया कौन सा होगा। सबके मन में डेजर्ट इमेजिन हुआ। अब डेजर्ट को विजुअलाइज करो तो आपको समझ में आएगा कि कैसा वीरान है, स्केलेटन पड़े हैं जानवरों के, ठीक है, चील उड़ रही है ऊपर, धूप है, कोई हरियाली नहीं है, दूर तक बंजर जमीन दिख रही है, ठीक है। और एक जगह मैं बोल रहा हूं जहां क्या है, जहां पानी है। तो अब आपने जैसे ही विजुअलाइज किया होगा जहां पानी है तो आप हरियाली विजुअलाइज कर रहे होंगे, वहां तितलियां होंगी, वहां जान होंगी, सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो सिंपल चीज है कि वाटर का कंजर्वेशन मैनेजमेंट इसलिए जरूरी ताकि हमारा पूरा का पूरा नेचुरल इकोसिस्टम बना रहे। अगर पानी नहीं है तो जल है तो जीवन है, अगर जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। वो वाली सिंपल चीज है। तो कंक्लूजन में 2-3 चीजें लिखना कि वाटर कंजर्वेशन इसलिए जरूरी ताकि हम अपने आप को हेल्थ हजार्ड से बचा सके, अपने लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके, ठीक है, और अपने नेचुरल इकोसिस्टम को बचा सके। तुम किसी और के लिए मत बचाओ लेकिन खुद के लिए तो बचा लो पानी। समझ में आया? तो ये पूरा वाटर स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट था। चैप्टर का एक पार्ट जो अपन ने बांटा है कॉन्सेप्ट वाला वो क्लियर हो गया। चैप्टर का एक पार्ट जो अपन ने कॉन्सेप्ट वाला बांटा है वो क्लियर हो गया। बताओ इसी बात पे सब एक एक बार पानी पियो। ये हमने वाटर कंजर्वेशन कर लिया। ठीक है, क्लियर है? अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना में क्या है, जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जहां पे पानी की कमी है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में अवेयरनेस फैलाना कि भैया पानी बचाना भी होता है, उड़ाना नहीं होता है, पूरा हैप्पी होली। ये समझ गए? अटल भूजल योजना। क्वालिटेटिव स्कैरसिटी का मतलब ये होता है कि जब पानी तो है, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं कि मेरे पास पानी नहीं है, प्यास लग रही मुझे, तो पानी की कमी है, लेकिन मेरे पास ये बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी ना होना मतलब क्या है कि पानी की कमी है। लेकिन अगर बॉटल भी है, बॉटल के अंदर पानी भी है, लेकिन वो पानी के अंदर जहर मिला दिया किसी ने, ठीक है, तो नहीं, ठीक है, अपने ही आदमी, तो क्या होगा? तो आपको क्या समझ में आएगा? तो आपको ये समझ में आएगा कि पानी है लेकिन क्वालिटी वाइज पानी नहीं है आपके पास। क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटेटिव स्कैरसिटी हो गई है कि गुड क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं है। समझे? क्या हो गया? चलो एक गिलास पानी हो जाए दिगराज सर के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये अपना हो गया पार्ट कंप्लीट। अब क्या है ना, जब पानी इतना इंपॉर्टेंट है सर, तो आज से क्यों बचा रहे हो पानी को? आज क्यों पढ़ा रहे हो हमें? हमारे पूर्वज थे 1000 साल से जो पानी का इस्तेमाल करते आए थे, उनको भी तो बचाना चाहिए था पानी। हम ही क्यों बचाए? तो देखो हमारे पूर्वज थे तो पानी की कमी नहीं थी, पर्याप्त पानी था, लेकिन पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी हमसे ज्यादा समझदार थे। क्या हमसे ज्यादा समझदार थे कि उनने पानी बचाया? तो सिंस एंशिएंट टाइम, और हाँ हमें बचाने की जरूरत इसलिए क्योंकि हमने पानी वाटर रिसोर्सेज को ज्यादा, मतलब पिछले 100 साल में जितना रिसोर्सेज का डिप्लीशन हुआ है ना, उतना पिछले 1000 साल में भी डिप्लीशन नहीं हुआ रिसोर्सेज का। तो अगर हम यहां देखें तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है एंशिएंट इंडिया में, वो बहुत पहले से है। एंशिएंट इंडिया मतलब पुराने समय से ही आप देखोगे तो किसी ना किसी तरह से पानी को बचाने के लिए क्या किए गए हैं, स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे तो इस पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ध्यान रखना कि सिंस एंशिएंट इंडिया देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्या है फ्लो कैसा जा रहा है चैप्टर का? अपन ने वाटर का कॉन्सेप्ट समझ लिया पूरा, वाटर स्कैरसिटी का। अब वाटर स्कैरसिटी है, समस्या है, समाधान है कि कैसे कंजर्व करोगे। तो पुराने समय में वाटर कंजर्वेशन के लिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स मतलब कि कुछ कुछ जैसे कुआं हो गया, ठीक है, एक बावड़ी हो गई, तो ये सब क्या है ना, ये सब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है कि जहां पे पानी को किसी ना किसी तरह से क्या किया जाता है, पानी को किसी ना किसी तरह से कंजर्व किया जाता है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स सिंस एंशिएंट इंडिया अगर हम देखते चले तो सबसे पहला तो क्या है कि सोफिस्टिकेटेड
वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था श्रृंगावेरापुरा नियर इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इलाहाबाद के पास में श्रृंगावेरापुरा जो एरिया है, ठीक है, इलाहाबाद के पास में, वहां पे एकदम सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग की, पानी जो है तो उसको कैसे कंजर्व किया जाए उसके स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। फाइन, डैम्स और लेक्स बनाए गए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। फाइन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में, जिससे आज से लगभग 2000 साल, 2100 साल पहले अगर आप देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में डैम्स और लेक्स बनाए गए थे। इरिगेशन वर्क्स इन कलिंग, जो आज का उड़ीसा है ना, वहां पे इरिगेशन के लिए नहर वगैरह बनाई गई थी। नागार्जुन कोंडा, ठीक है, बेनूर, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, तो अलग अलग जगह आपको इरिगेशन सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो पॉइंट्स निकल रहे हैं कि श्रृंगावेरापुरा में आपको सोफिस्टिकेटेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है एंशिएंट टाइम में। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। फिर दूसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डैम्स और लेक्स वगैरह बनाए गए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। तीसरा आपको देखने को मिल रहा है कि इरिगेशन वर्क डेवलप किया गया कहां पे, कलिंग, नागार्जुन कोंडा, बेनूर और कोल्हापुर में। चौथा आपको देखने को मिल रहा है क्या कि 14th सेंचुरी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनमेड आर्टिफिशियल लेक भोपाल में बनाया गया, राजा भोज के द्वारा तालाब की खुदाई करवाई गई। क्यों? क्योंकि उस समय उनको पता था कि अगर पानी स्टोर करना है शहर के लिए तो हमें एक तालाब बनवाना पड़ेगा। तो भोपाल लेक एक एग्जांपल है। पांचवा एग्जांपल ये रहा, 5 पॉइंट बनेंगे इसमें। पांचवा रहेगा कि सिरी फोर्ट जो है, ठीक है, सिरी फोर्ट जो है तो वहां पे क्या है, सिरी फोर्ट को पानी पहुंचाने के लिए हौस खास टैंक बनवाई गई इल्तुतमिश के द्वारा। कहां पे? दिल्ली में। तो हौस खास जो है, वो जो टैंक देख रहे हो ना, वो भी क्या है, वो भी एंशिएंट टाइम में लोगों को समझ में आया कि यार पानी कंजर्वेशन के लिए आपको कुछ एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये 5 एग्जांपल्स जो है, ये 5 एग्जांपल्स ये प्रूव कर रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन के लिए हम आज सचेत नहीं हुए हैं। सिंस एंशिएंट टाइम हमारे जो कह सकते हैं एंशिएंट लोग थे, वो लोग भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बना रहे थे। और तब से ही क्या है, सिंस टाइम इमेमोरियल पीपल वर प्लानिंग टू कंजर्व वाटर। और उसके एग्जांपल्स ये रहे हैं। ठीक है ना, श्रृंगावेरापुरा इलाहाबाद एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में डैम्स और लेक्स वगैरह बनाए गए। तीसरा एग्जांपल आप देखेंगे इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया गया। चौथा भोपाल लेक वाला। और पांचवा हौस खास जो टैंक बनाया गया। ठीक है, तो ये पांचों एग्जांपल्स एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं। आज के समय में फिर क्या कर रहे हैं सर वाटर कंजर्वेशन के लिए? आज भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो आज के समय वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है? प्रधानमंत्री फिर से बता दो। अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फिर से बता दो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बाबू ये सिंपल चीज है कि कृषि सिंचाई यानी कि जो एग्रीकल्चरल इरिगेशन होता है ना, खेती करते हो तो खेती में पानी देना पड़ता है, तो वो कृषि सिंचाई योजना के तहत कि मतलब हर खेत को पानी, टैगलाइन है उनकी कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपैंड किया जाए अंडर इरिगेशन। तो खेतों तक पानी पहुंचाएं। कैसे पहुंचाओगे आप? नहर के थ्रू। ठीक है, अंडरग्राउंड कैनल्स बनाई जाए, ओपन कैनल्स बनाई जाए। ठीक है, ताकि खेतों तक क्या पहुंच पाए, ताकि खेतों तक पानी पहुंच पाए। तो वो चीज है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चलो अब डैम्स एंड मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, इस पे आते हैं। डैम्स एंड मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। डैम्स एंड मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्या है? तो एंशिएंट टाइम से ही वाटर कंजर्वेशन के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? तो हमने डैम्स बनाए और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए। अब ये मल्टीपर्पज क्या होता है? मल्टीपर्पज मतलब कि हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए पानी के जिसको हम मल्टीपल यूज में ले सके। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिससे आप क्या कर रहे हो, पानी को कंजर्व भी कर ले रहे हो और दूसरे भी काम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम डैम भी बोलते हैं। ये जो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं, मतलब वही गंगाधरी शक्तिमान है ना, तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कि वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। इसके लिए आपने क्या करा, वाटर रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। इसके लिए वाटर रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, इसके लिए आपने क्या किया, डैम्स बनाए। तो उन डैम में पानी भर लिया आपने। पानी भर लिया मतलब मैनेज हो गया? नहीं, उसको आप मल्टीपल पर्पस पे यूज कर रहे हैं कि वो पानी जो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बन रही है। उस पानी से क्या हो रहा है? उस पानी से आप देखोगे तो खेतों तक फसल के लिए पानी भी पहुंच रहा है। उसी पानी से आप क्या देख रहे हैं, उसी पानी पे ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है कि आपने तालाब बना दिया एक डैम बना के, तो इधर से उधर नावें चल रही हैं। ठीक है, फिश ब्रीडिंग हो रही है उसी में। ठीक है, मछली पाल भी ली है, मछली पाल के फिर क्या है, एक मार्केट बन गया मछली का। तो डैम्स जो है, ठीक है, वो मल्टीपल पर्पसेस को फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए डैम्स को मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो मीनिंग और टाइप समझे सबसे पहले।
तो डैम क्या होता है? तो डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर. दिस रिजर्वायर इज कॉल्ड डैम. ध्यान रखना, दिस स्ट्रक्चर हैज अ सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे और वियर थ्रू विच द वाटर फ्लोज. तो अब देखो क्या हो रहा है, मैं नदी में बहते चलूं, मैं बहते चलूं. तो अब ये नदी जो है, मुझे पता है मैंने बहुत गंदा गाया है, लेकिन अब इधर ध्यान दो. तो क्या होता है कि एक नदी है, तो नदी में क्या होता है ना, नदी में अगेंस्ट दी फ्लोइंग वाटर यू क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर. एक फ्लोइंग वाटर के अगेंस्ट में आप क्या कर रहे हो? एक स्ट्रक्चर बनाते हो. फ्लोइंग वाटर के अगेंस्ट में एक स्ट्रक्चर बनाते हो. ठीक, फ्लोइंग वाटर के अगेंस्ट में एक स्ट्रक्चर बनाते हो. इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इस स्ट्रक्चर को डैम नहीं कहा जाता है. ठीक है, अब जब एक स्ट्रक्चर बनाया आपने, एक बैरियर बना दिया फ्लोइंग वाटर के अगेंस्ट में, तो आगे जो पानी बह के जा रहा है, ये पानी बहना कम हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा, जितना छोड़ोगे उतना ही जाएगा. तो अगेंस्ट अ फ्लोइंग रिवर यू हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर. एक बैरियर बना दिया आपने, बहती नदी के सामने एक बैरियर बना दिया. ये जो बैरियर है, तो ये बैरियर क्या करता है? ये बैरियर क्या कर रहा है? पानी को, पीछे जो पानी है, इस पानी को इस बैरियर ने क्या कर दिया? ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया है. ठीक है, अब हो सकता है आपने पानी यहां रोका और डैम के इस साइड से गेट खोल दिया तो पानी इस साइड से बहना चालू हो जाए. तो आपने पानी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, फिर पानी को आपने डायरेक्ट कर दिया कि इधर जा, इधर. ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, या फिर रिटार्ड कर दिया आपने कि रोक दिया, रोक के फिर निकाल रहे हो पानी, फिर रोक रहे हो, फिर निकाल रहे हो, गेट खोल रहे हो, पानी निकल रहा है, फिर बंद कर दे रहे हो. तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो कि एक बैरियर बना रहे हो अगेंस्ट अ फ्लोइंग रिवर. उसी को हम क्या बोलेंगे? इसको डैम बोलेंगे, आगे समझेंगे. तो व्हेन अ बैरियर इज क्रिएटेड अगेंस्ट अ फ्लोइंग रिवर, ठीक है, विच ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो. ठीक है, जो कि पानी के फ्लो को रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है. ठीक है, विच ऑफन क्रिएट्स अ रिजर्वायर. और जिससे क्या होता है, जब ये आप काम करोगे तो इससे पीछे क्या बनेगा? इससे पीछे एक रिजर्वायर बनेगा. इससे पीछे एक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? रिजर्वायर बन जाएगा. ठीक है, तो दिस क्रिएट्स अ रिजर्वायर. ठीक है, तो इससे एक रिजर्वायर बनेगा. और ये जो रिजर्वायर बन रहा है, ठीक है, ये जो रिजर्वायर बन रहा है, तो इस रिजर्वायर को हम क्या बोलते हैं ना? रिजर्वायर को हम बोलेंगे डैम. रिजर्वायर मतलब एक जो जलाशय बन रहा है. रिजर्वायर का असली वर्ड होता है हिंदी जलाशय. ठीक है, कितना प्यारा नाम है ना, जलाशय. तो जो जल मग्न भूमि दिख रही है आपको, जिसमें पूरा पानी पानी भरा हुआ है. ठीक है, क्यों पानी भर गया? क्योंकि आपने आगे पानी रोक दिया है रिवर का. तो रिवर अपना बेड एक्सपैंड करेगी, और रिवर ने जब बेड एक्सपैंड किया तो उससे उसने एक रिजर्वायर बनाया. इस तालाब को, इस जलाशय को आप डैम बोलोगे. ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना आपने, इस स्ट्रक्चर को तो अपन क्या बोलते हैं? स्पिलवे बोलते हैं, या फिर वियर बोलते हैं. जिसके थ्रू क्या होता है? जिसमें गेट्स होते हैं, जब गेट्स खोलते हैं तो पानी बह के जाता है. गेट्स लगा दोगे तो पानी बहना बंद हो जाएगा. ठीक है, तो दिस स्पिलवे और वियर इज द स्ट्रक्चर क्रिएटेड इज नोन एज स्पिलवे और वियर. ठीक है, जिसके थ्रू वाटर फ्लो करता है. समझ में आ गया? डैम की डेफिनेशन समझ में आई क्या? एक बार चैट सेक्शन में बताइए दोस्तों, बताओ जरा फटाक से. इज दैट क्लियर? बताओ. माई होल लाइफ वॉज अ लाई. क्या बोल सकते? अस ब्रो अस. क्यों? मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि डैम तो ये होता है ना जिसके ऊपर अपन घूमने जाते हैं. तालाब तो पीछे तो तालाब है, लेकिन डैम उस रिजर्वायर को कहा जाता है. इसे तो स्पिलवे कहा जाता है. ठीक है, क्लियर हुआ? मैं वही बोल रहा हूं ना, नई बुक वाले बच्चों को अटल भूजल योजना और ये सब दिखेगा, पुरानी बुक में है ही नहीं, तो कहां ढूंढ रहे हो? चलो, चाइना ने अर्थ की स्पीड कम कर दी डैम बनाकर. बेटा मैंने ये शॉर्ट्स बनाया है सोशल ब्रेन्स वाले चैनल पे, और तुम मुझे ही बता रहे हो. वाह बेटा वाह. मैंने ही तो तुम्हें बताया, तुम मुझे बता रहे हो कि चाइना ने सब डैम बना के अर्थ की स्पीड कम कर दी. मैंने ये शॉर्ट्स बनाया है सोशल ब्रेन्स वाले चैनल पे, है ना? हाँ, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं अपन. यहां से आगे बढ़ते हैं. तो यहां से आगे बढ़ने के क्या होगा देखो. तो डैम जो है ना, डैम अलग अलग तरह के होते हैं. मीनिंग तो समझ में आ गया अपने को डैम का.
डैम जो होते हैं तो डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई कंक्रीट डैम कहलाएगा, कोई टिम्बर डैम कहलाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे आप देखोगे ना छोटे छोटे डैम होते हैं लकड़ियों से भी बन जाते हैं। बाहुबली मूवी देखी, बाहुबली, बाहुबली में देखा तुमने वो डैम तोड़ते हैं, तो वो डैम किससे बना है? वो लकड़ियों से तो बना है वाला डैम। तो डैम्स जो है, डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो कंक्रीट डैम होते हैं, मैसनरी डैम होते हैं, टिम्बर डैम होते हैं जो लकड़ियों से बने होते हैं। इंटेंडेड पर्पस, इंटेंडेड पर्पस क्या है कि कुछ डैम सिर्फ पानी के लिए होते हैं और कुछ डैम सिर्फ क्या होते हैं, कुछ डैम पानी के लिए होते हैं, कुछ डैम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो डैम होते हैं बहुत बड़े डैम होते हैं, उन्हें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है। तो पर्पस क्या है डैम का, उस हिसाब से भी डैम को क्लासिफाई कर सकते हो। और डैम की हाइट के हिसाब से भी कुछ लार्ज स्केल डैम होते हैं, कुछ स्मॉल स्केल डैम होते हैं। तो ये डैम्स जो हैं तो दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, बेसिस बदलो डैम का क्लासिफिकेशन बदल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये अपने डैम का मीनिंग समझ लिया, टाइप समझ लिया। और डैम इतने इंपॉर्टेंट थे आजादी के समय, ठीक है, कि डैम को क्या कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डैम्स वर प्रोक्लेम्ड एज द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने डैम को टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। क्यों टेंपल कहा? आरती करते थे क्या यहां जाके? नहीं, टेंपल इसलिए क्योंकि डैम की मदद से क्या होगा ना, गांवों में खेती किसानी के लिए पानी पहुंचेगा और शहरों में बिजली बनेगी, ये सारी चीजें होंगी। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों एरियाज का ही क्या होगा, विकास होगा। तो इस नजरिए से डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इस नजरिए से डैम्स को क्या माना गया, बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट, एंड दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, देयरफॉर दे वर प्रोक्लेम्ड एज दी टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्हें मंदिर कहा गया। तो डैम के फायदे होंगे सर बहुत सारे फायदे हैं, जैसे बताएंगे आपको, लेकिन नुकसान भी होंगे सर बहुत सारे। नुकसान भी है डैम के, हर चीज, ठीक है, हर चीज के क्या होते हैं, मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो वही डैम का भी है। जैसे अगर हम डैम की या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की बात करें, पॉजिटिव फायदे क्या है इनके, पॉजिटिव मतलब इफेक्ट्स क्या है, तो पॉजिटिव जैसे अगर हम देखेंगे तो डैम्स जो होते हैं तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सर्व्स वैरायटी ऑफ पर्पस। इससे क्या होता है, मल्टीपल पर्पसेस हमारे फुलफिल हो रहे होते हैं। जैसे इरिगेशन में डैम को यूज किया जाता है, ठीक है। डैम का एक फायदा ये है ना कि डैम्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, खेती हो रही है आपकी। डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, ठीक है, आप बिजली बना सकते हो डैम से। फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल कैसे करते हैं, तो भाई साहब जब बहुत बारिश होगी, ठीक है, तो वो नदी एक, मतलब मान लो अगर डैम है, वो डैम नहीं है सिर्फ नदी है, जब बहुत बारिश होगी तो नदी का पानी इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, फैलता चले जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे दिक्कत होगी, जिससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए जैसे अगर आप देखोगे तो डैम नदी के ऊपर क्या बनाया जाता है, नदी के ऊपर जब डैम बना दिया जाता है, नदी के ऊपर डैम बना दिया तो वो पानी आगे जाएगा ही नहीं ना, वो आपने पीछे ही सब कंट्रोल कर लिया, पीछे ही कंट्रोल कर लिया, तो आपने फ्लड को कंट्रोल कर ली। पॉइंट याद रखना, भी इसको नेगेटिव भी बताऊंगा मैं। तो डैम के फायदा ये है कि डैम से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, फ्लड कंट्रोल होती है, इरिगेशन होता है। ये डैम आपने जो पीछे बनाया इसमें आप मछली पाल लो, ठीक है, तो फिश ब्रीडिंग होती है। इनलैंड नेविगेशन होता है। इनलैंड नेविगेशन मतलब क्या है कि ये नाव है, अब ये नाव में आप यहां बैठोगे तो आपको डैम के इस कोने पे ले जाएगी, तो आप सामान भी पहुंचा सकते हो, इंसान भी पहुंचा सकते हो, तो इनलैंड नेविगेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, शब्द से डरना मत, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या है कि एक ही वाटर रिसोर्स से आपने कितनी सारी चीजें कर ली है, ठीक है। तो दीज इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। समझ में आ गया। तो व्हाट आर दी एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद डैम, डैम के एडवांटेज क्या है, ये क्लियर हुआ, बताओ। डैम के एडवांटेज क्या है, ये क्लियर हुआ। टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, हाँ हाँ ये भी लिख सकते हो। बताओ, हाउ कैन डैम कंट्रोल फ्लड एट द सेम टाइम कॉज फ्लड ऑल्सो। ये समझ में आया बेटा कि डैम जो है कैसे फायदा पहुंचाते हैं, मतलब कंट्रोल कैसे करते हैं फ्लड, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा डैम फ्लड का कारण भी बनते हैं, कैसे बनते हैं वो नेगेटिव साइड में देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पॉजिटिव साइड हो गया डैम का।
कि डैम्स का पॉजिटिव साइड क्या है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं तो आपको ये फायदे देते हैं, और वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं वो बता दिया आपको। अब बात करते हैं किस चीज पे, पॉजिटिव के बाद में नेगेटिव। डैम के नुकसान भी है बहुत सारे। सबसे पहला नुकसान, क्वेश्चन आता है देखो 1 2 3 4 मतलब 4-5 पॉइंट मैंने आपको यहां दे के रखे हैं, जिससे आप बहुत आसानी से आंसर अपना फ्रेम कर सकते हो कि किसी चीज का पॉजिटिव क्या है, किसी चीज का नेगेटिव क्या है। और नेगेटिव है इसीलिए अपन चैप्टर और आगे बढ़ाएंगे अपना, ठीक है। तो वाटर स्कैर्सिटी क्या है, उसकी कंजर्वेशन की जरूरत है। एंशिएंट टाइम में क्या कंजर्वेशन किया लोगों ने वो अपन ने समझ लिया, ठीक है। आज हम क्या कर रहे हैं, तो आज हमने मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स में जैसे डैम होते हैं, तो डैम क्या होते हैं, उनके पॉजिटिव साइड देख लिया, उनका नेगेटिव साइड देखते हैं अपन, ठीक है। तो नेगेटिव साइड यहां से शुरू करते हैं। देखो क्या है नेगेटिव साइड में, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज आती है, क्या आती है कि दे फ्रेगमेंट रिवर स्ट्रीम्स। डैम्स जो होते हैं ना, वो रिवर स्ट्रीम्स को फ्रेगमेंट कर देते हैं। डैम्स फ्रेगमेंट रिवर स्ट्रीम्स। फ्रेगमेंट रिवर स्ट्रीम्स का मतलब क्या है कि डैम्स एक तरह से आपको देखने को मिलेगा, डैम्स जो होते हैं, तो डायग्राम, जब आपने डैम बनाया ये, तो ये डैम बनाने के कारण आपने पीछे पूरा पानी रोक दिया, ये रिजर्वायर बना दिया, ठीक है। तो पीछे पूरा पानी जब रुका है, ये जो डैम बनाया है, तो अब आगे जो नदी, पहले इतनी नदी बह के जाती थी, वो नदी अब क्या है, पतली हो जाएगी, ठीक है। वो नदी पतली हो जाएगी, एक रिवर स्ट्रीम ये हो गई, वो नदी के छोटी सी एक पतली सी रिवर स्ट्रीम ये हो जाएगी। तो पानी क्या होगा, आगे बहुत कंट्रोल्ड तरीके से जाएगा। जब गेट खोलेंगे तो बहुत पानी निकलेगा, लेकिन जब गेट बंद रहेंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा जाएगा, है ना। तो डैम्स क्या कर रहे हैं, दे आर फ्रेगमेंटिंग द रिवर स्ट्रीम्स। रिवर स्ट्रीम्स को जब उन्होंने क्या कर दिया, छोटी छोटी धाराओं में बांट दिया, उससे क्या होगा ना, उससे ये होगा कि व्हेन दी डैम्स फ्रेगमेंट दी रिवर स्ट्रीम्स, इट कॉजेज फ्लड, और इसी कारण से बाढ़ आती है, ठीक है। इट कॉजेज फ्लड, ठीक है। तो नहीं, मतलब रिवर स्ट्रीम के फ्रेगमेंट से बाढ़ नहीं आती है। रिवर स्ट्रीम को जब आप फ्रेगमेंट कर देते हो, हिस्से में बांट देते हो, तो उससे आगे पानी का फ्लो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे वाटर वाला पॉइंट लिखा नहीं यहां पे, जिससे ये लिखा है एक्वेटिक लाइफ जो है ना, वो अफेक्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि पहले नदी इस फ्लो में बहती थी, ठीक है, इस फ्लो में बहती थी नदी, तो यहां पे जो जानवर थे, जो वेजिटेशन था, वो फ्लरिश हो रहा था। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, उस पे ये बैरियर बना दिया, अब नदी का फ्लो आपने इधर कम कर दिया, इधर फ्रेगमेंट कर दिया, तो ये जो यहां जो जानवर थे, जो वेजिटेशन था, वो अफेक्ट हो जाएगा। वो जानवर, वो वेजिटेशन, वो सारी चीजें अफेक्ट हो जाएंगी ना, वो उतना उस गति से या फिर उस स्तर पर ग्रो नहीं कर पाएगी, उस गति से या फिर उस स्तर पर ग्रो नहीं कर पाएगी। तो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ये एक समस्या का कारण बनती है, ये एक समस्या का कारण बनती है। तो नेगेटिव यही है कि दे फ्रेगमेंट द रिवर स्ट्रीम्स, ठीक है, जिससे वहां का वेजिटेशन, वहां का एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होगा। डैम कॉजेज फ्लड्स, डैम से फ्लड आती है। अब फ्लड कैसे आती है वो भी समझा रहा हूं। मैंने तुम्हें यह तो बताया कि डैम के पीछे पूरा पानी समा जाता है, तो इससे फ्लड कंट्रोल होती है, बारिश में पूरा पानी आप स्टोर कर लेते हो। लेकिन जब ये पूरा भर जाएगा, और बारिश तो हो ही रही है, तो ये पीछे पूरा भर गया, और बारिश के कारण आगे भी नदी में खूब पानी है, बारिश का पानी है। लेकिन अब आपके ऊपर ये मुसीबत आ चुकी है कि अगर आपने गेट नहीं खोले तो ये डैम फूट जाएगा, है ना। तो आप क्या कर रहे हो कि नदी में आगे ऑलरेडी पहले पानी था बारिश के कारण, अब आपको गेट भी खोलना पड़ गए, तो ये पीछे का पानी भी आप आगे ही निकाल रहे हो। तो यहां जो घर थे, वो घर क्या होंगे, वो घर डूब जाएंगे, क्योंकि डैम के गेट खुलने से इस नदी का पानी और बढ़ जाएगा। तो डैम्स फ्लड कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन जब बारिश ज्यादा हो जाएगी तो यही डैम्स फ्लड का कारण भी बनेगा। समझ गए, डैम्स कॉजेज फ्लड ऑल्सो। तो ये डैम्स फ्लड को बढ़ावा भी देते हैं, फ्लड कंट्रोल करने के साथ साथ। क्लियर हो गया। तो सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताते चल रहा हूं मैं आपको, और पॉइंटर भी वैसे बना दिए हैं कि डैम्स फ्रेगमेंट करते हैं रिवर स्ट्रीम्स को, वो फ्लड कॉज करते हैं, डैम्स के कारण अर्थक्वेक भी आते हैं। ये कब हुआ, ये ऐसे हुआ, देखो कि अब आपने डैम बनाया, ठीक है, तो ये जो पीछे पानी भरा, तो नेचुरली तो अर्थ पे इतना वजन या फिर इतना मास जो था वो नहीं था। लेकिन जब आपने डैम बनाया तो ये मास बढ़ गया उस जगह पे, उतना वेट जो है उस जगह पे बढ़ गया। अब उतना जब वेट बढ़ गया तो अर्थ क्या है, अर्थ जैसे आप देखोगे ना, तो अर्थ हमने पढ़ा है 9th क्लास में भी कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग मिट्टी की टुकड़ियां हैं, उनके ऊपर मतलब वो टुकड़ियां जो है फ्लोट कर रही है लावा के ऊपर। तो अब जब आपने यहां पे क्या कर दिया, डैम बना के वेट बढ़ाया, उस जगह पे मास बढ़ाया, तो वो मास बढ़ने से क्या होगा ना, रप्चर्स हो सकते हैं, प्लेट्स में जॉइंट्स आ सकते हैं, टूट सकती हैं प्लेट्स। तो जिससे क्या होगा, जिससे अर्थक्वेक को ट्रिगर कर सकते हो। हमेशा नहीं होगा, लेकिन डैम्स के बनने से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस एरिया में जब मास बढ़ेगा
तो इट में ट्रिगर अर्थक्वेक, ठीक है। डैम जो है वो अर्थक्वेक्स को ट्रिगर कर सकते हैं, डैम्स में ट्रिगर अर्थक्वेक्स, ठीक है। ये हो गया अर्थक्वेक्स वाला एक पॉइंट। एंड लैंडस्लाइड्स, अब पूरा पानी पानी भरा रहता है तो जमीनें खिसकने लगती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, ठीक है। एंड डिस्प्लेस 100,000 पीपल, तो मैंने एक ही पॉइंट के अंदर तुम्हें बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा दिए। जब डैम बनाए जाते तो वहां रह रहे लोगों को क्या करना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, क्या कि जैसे हमारे दादाजी वगैरह का गांव दूसरा था, तो मैं तो जब पैदा ही हुआ था मतलब अराउंड ईयर 2000 के आसपास की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, तो वो गांव छोड़ के हमें दूसरे गांव जाना पड़ा, वहां से सब कुछ घर तोड़ना पड़ा, ईंटें निकाली। तो पापा जी तो बड़े थे ना, मैं हो गया था। तो वो बताते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस एसोसिएटेड विथ योर नेटिव प्लेस। लेकिन जब डैम बना, इंदिरा सागर डैम बना मध्य प्रदेश में, तो हमारी फैमिली को डिस्प्लेस होना पड़ा, ठीक है। सिर्फ हमारी फैमिली को नहीं, पूरे पूरे गांव को, ठीक है। 200-250 गांव थे, विलेजेस थे, जिन्हें क्या करना पड़ा, अपनी जगह छोड़ के दूसरे गांव में, दूसरी जगह में जाके बसना पड़ा। तो ये क्या है, डैम के कारण इस तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे लोग अपने कुटुंब को छोड़कर जा रहे हैं, लोग अपने परिवार को, ठीक है, अपने नेटिव प्लेसेस को छोड़ के जाना पड़ता है। और चलो मेन स्ट्रीम सोसाइटी तो कहीं और चले जाएगी, कहीं और जमीनें ले लेगी, कहीं और खेती बाड़ी शुरू कर देंगी। लेकिन जो ट्राइबल पीपल होते हैं, ट्राइबल पीपलों के पास तो ये है ना कि जंगल उनके घर है, उन्हें जंगल में ही रहना है। अब आप उनको वहां डैम बना के क्या करोगे, डुबा दोगे जंगल को, वो कहां जाए। तो दीज आर दी चैलेंजेस, ठीक है। तो डैम के चलते क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। फिर क्या है, डैम कॉजेज एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एंड हार्म द एक्वेटिक लाइफ ऑफ द वाटर बॉडी। डैम के बनने से क्या होगा, जैसे ये स्पिलवे है, पीछे पानी भरेगा, लेकिन अब समझना, पानी भरेगा और पानी के अंदर मिट्टी रहती, तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होते चली जाएगी। वो डैम का जो बेस रहता है, वहां पे मिट्टी क्या होती चली जाएगी, सेटल होते चली जाएगी, ठीक है। वहां पे मिट्टी धीरे धीरे सेटल होती चली जाएगी, मिट्टी यहां पे सेटल हो गई। तो जब मिट्टी यहां सेटल हो जाएगी, तो मिट्टी के सेटल होने से क्या होगा, पहली बात तो आपने जिस चीज के लिए डैम बनाया था कि वहां पानी स्टोर करें, वहां मिट्टी स्टोर हो गई है। और जब मिट्टी स्टोर हो जाएगी तो सेडिमेंटेशन होगा, तो सेडिमेंटेशन के चलते क्या होगा ना, मिट्टी है वहां पे, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जो पानी में रहने वाले जानवर है, उन बोलेंगे पानी नहीं बचा है, मिट्टी मिट्टी हो गई है, तो वो एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होती है कहीं ना कहीं, समझ गए। तो ये हो गया, दे कॉज एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एंड हार्म द एक्वेटिक लाइफ ऑफ वाटर बॉडी। डैम आल्सो कॉज सैलिनेशन ऑफ सॉइल एंड चेंजेस क्रॉपिंग पैटर्न लीडिंग टू इंक्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक गैप। ये वाला पॉइंट समझना कि डैम के कारण क्या होता है ना, सॉइल का सैलिनेशन होता है, कि यहां पानी भरा है पूरे समय, पानी के अंदर नमक के भी पार्टिकल रहते हैं, तो ये डैम का पानी जब इस मिट्टी से टच में रहेगा कंटिन्यूसली, तो उस पानी से नमक भी उस मिट्टी को मिलेगा, और वो सॉइल जो वो सलाइन हो जाएगी। सॉइल सलाइन हो जाएगी तो खेती के लिए बचेगी नहीं, पहली चीज तो। और दूसरी चीज क्या है कि जहां डैम है वहां के आसपास के किसानों को तो पानी मिलेगा, तो ये लोग खूब खेती करेंगे, ये लोग खूब खेती करेंगे। तो जहां पानी है वहां पे वो गेहूं और चावल जैसे जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती है वही ग्रो करेंगे। लेकिन जहां पानी नहीं है, कोई बहुत दूर किसान है अगर मान लो, तो उनके पास पानी नहीं पहुंचेगा, तो वो खेती उस स्तर पे नहीं कर पाएंगे। तो इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा नहीं है। तो ये डैम सोशल और इकोनॉमिक गैप का कारण बन गए हैं कि हमारे यहाँ सोसाइटी में, अगर जैसे हम देखते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों के पास पैसा क्यों है, यहाँ के किसानों के पास, क्योंकि इन्हें एडवांटेजेस मिले इरिगेशन वगैरह के। जब डैम्स बने, जैसे भाखड़ा नंगल डैम, तेहरी डैम, तो इनसे जब पानी मिला, तो यहाँ के किसानों के पास में क्या है, यहाँ के किसानों के पास में इकोनॉमिक वेलबींग है। लेकिन दूसरे एरियाज जहां तक डैम का पानी नहीं पहुंच पाया, वहां पे किसान उतने ग्रो नहीं हो पाए, समझे, वो चीज रहती है। फिर इट ट्रिगर्स फ्लड, ये तो बता दिया मैंने कि डैम से फ्लड भी आ सकती है। सॉइल इरोजन भी होता है, जब डैम से गेट खुलते हैं ना, तो देखना पानी ऐसा गश करके निकलता है कि पूरी जमीन को छीलते हुए चले जाता है, ठीक है। वाटर बॉर्न डिसीजेस, भरा हुआ पानी रहता है डैम में, तो भरे हुए पानी में क्या देखते हो, कीड़े मकोड़े जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, वो वाटर बॉर्न डिसीजेस, पेस्ट वगैरह डेवलप होते हैं, पॉल्यूशन होता है। तो ये डैम के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब मुझे आप ये बताओ, डैम का पॉजिटिव, डैम का नेगेटिव, डैम के ऊपर किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर आएगा तो गॉड डैम आई विल डू इट, ये वाली स्पिरिट आ रही कि नहीं आ रही तुम्हें, बताओ। कर दूंगा सर, डैम पूछ लो कहीं से भी, डैम डमाडम। क्लियर है। आज क्लास में मीम्स नहीं आए, बताओ मैं तुम्हें,
मीम मीम देखने आते हो, पढ़ने आते हो हैं? हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूं मैं। मीम चाहिए इन्हें। ऐसा ऐसा हुआ कि कभी तुम्हारे साथ कि तुम एकदम जॉली मूड में और एकदम से सामने वाला सीरियस हो जाता है? अच्छा, बताऊं? फिर आदमी 2 मिनट के लिए सहम जाता है। क्या बोलती है मैंने? डैम से पूरी सिटी या कॉलोनी के वाटर लेवल कंट्रोल में आते हैं। ये भी एक एडवांटेज है कि डैम जहां रहेंगे वहां का वाटर लेवल बढ़ेगा ना। आज कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में है और वो क्लास ले रहा है। जैसे एक बच्चे ने क्या बोल दिया कि मैं गाड़ी में बैठ के वीडियो देख रहा हूं, तो एक बच्चे ने फिर मैसेज करा, सर मैं तो दीदी की शादी हो रही है और मैं शादी में वीडियो देख रहा हूं। ठीक है, फिर एक बच्चा और आ गया, मतलब बता रहे, नहीं नहीं मैं ज्यादा परेशान हूं सर। एक बच्चा लिख रहा, सर मेरे तो सर में दर्द हो रहा है पर मैं सर को बांध के वीडियो देख रहा हूं। और कुछ, तुम लोग इतने क्रिएटिव कैसे हो सकते हो? इनफैक्ट मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे वो जो हैं फैन पेजेस में देखता हूं यार, भाई साहब क्या क्या, कभी कभी तो मन भी करता है कि अच्छा पकड़ के मार लूं 2-4, कुछ भी एडिट बनाते हैं। कभी कभी बहुत प्यार भी आता है, बहुत प्यारी प्यारी एडिट भी बनाते हो। तो जैसे बहुत सारे फैन पेजेस हैं, एक वो है क्या बोलते हैं, एक कोई है ना दिगराज सर मोमेंट करके एक फैन पेज है। इनफैक्ट मैं उस बच्चे को जानता भी, मेरी एक बार उससे बात हुई थी, आदिल करके है। फिर उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो एक डीएसपी गोट्स, आरएमबीएन आरएमबीएन करके, तो ऐसे बहुत सारे फैन पेजेस हैं, एक दो नहीं, मतलब मल्टीपल है वो जो आते रहते हैं। जैसे एक अभी मैंने नेक्स्ट टॉपर फील, नेक्स्ट टॉपर एडिक्ट, तो ऐसे बहुत सारे फैन पेजेस मैंने देखे हैं। क्या क्रिएटिव तरीके से काम करते हो? ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है बुखार है, और सर मैं हॉस्पिटल में हूं। तो तुम्हें आज तक का सबसे अच्छा फैन पेज कौन कौन सा लगा है? बताओ चैट में। बहुत बहुत एक डीएसपी गोट्स एडिट्स हैं, एक बच्चे ने ये इंस्टाग्राम पे मुझे एक रील बहुत अच्छी पहुंचाई थी। एक आरएमबियन नेक्स्ट टॉपर्स भी है, ठीक है। बस बस क्रिएटिविटी एंड्स हियर कि सर मेरे पापा की शादी हो रही है, मैं पापा की शादी में से भी क्लास ले रहा हूं। बस बेटा बस यहीं पे क्रिएटिविटी खत्म हो गई तुम्हारी। अब अब अपन आगे और नहीं दे सकता मैं। इमोशंस, हाँ एक नेक्स्ट टॉपर इमोशंस भी है, हाँ। हम्म, क्या तो क्रिएटिव क्रिएटिव काम करते हैं। चलो, डीएसपी थ्रीज भी एक फैन पेज है, हाँ। तुम में से भी कोई है क्या? तुम में से कौन है चलाने वाला? नेक्स्ट टॉपर हब, आरंबियन एंटी, मीटअप होगा क्या? होगा, क्यों नहीं होगा। दिगराज सर इमोशन, मतलब इतने सारे पढ़ते लिखते भी हो कि यही काम करते रहते हो? नहीं लेकिन अच्छी चीज है, पॉइंट ये कि तुम थोड़ा सा इसमें एक चीज सीख तो रहे हो, एटलीस्ट एडिटिंग ही सीख रहे हो। और मैं बता रहा हूं कुछ ना कुछ स्किल जरूर सीख लेना जब तक स्कूल में हो। कुछ भी हो सकता है, तुम वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, तुम वीडियो एडिटिंग सीख लो, तुम कुछ भी सीख लो, लेकिन कुछ ना कुछ वो आना चाहिए तुम्हें, स्किल्स। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
चलो दोस्तों आगे बढ़ा जाए। अब अगर अपन देखें आगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमने ये देखा क्या कि हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी कि डैम्स के फायदे हैं तो डैम्स के नुकसान भी हैं। अब जब डैम्स के नुकसान भी हैं तो जब डैम के नुकसान भी हैं तो इस नुकसान से ओवरकम कैसे किया जाए, मतलब इस नुकसान से ओवरकम कैसे किया जाए इन द सेंस कि आप कैसे इस नुकसान को कंपनसेट कर पाओगे, इस नुकसान से आप कैसे बाहर निकल पाओगे। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े डैम आपने बनाए तो सही, उससे बड़ा बड़ा एडवांटेज भी आपको दिखा, लेकिन उससे बहुत बड़ा बड़ा डिसएडवांटेज भी है। इतने लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, डैम से बीमारियां हो रही हैं, डैम से मान लो क्या हो रहा है कि अर्थक्वेक ट्रिगर हो रहे हैं, तो आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा अल्टरनेटिव। तो देखो यहां पे जो डैम के नेगेटिव एडवांटेज है, मतलब नेगेटिव एडवांटेज कभी नहीं होते, नेगेटिव डिसएडवांटेज जो है ना, डिसएडवांटेज अपने आप में नेगेटिव होता है, तो द राइट वर्ड इज जो डैम के डिसएडवांटेज है, उन डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, उन डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि हमें बहुत बड़े स्तर पे नहीं सोचना है। अगर हम सबने अपने अपने स्तर पे पानी बचा लिया तो हमने सबके लिए पानी बचा लिया, क्योंकि सबने पानी बचा लिया। समझ रहे हो, वही चीज आपको यहां समझना होगी अब कि रियलाइजेशन हुआ कि डैम बनाओ, इतना बड़ा स्तर पे इतना समय लगता है, इतना पैसा लगता है, और उसके नेगेटिव पार्ट भी है। तो सब अपने अपने स्तर पे अगर थोड़ा थोड़ा पानी भी बचा लेंगे तो बहुत सारा पानी बच जाएगा। तो इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट निकल के आया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, चैप्टर का फ्लो समझ रहे हो ना, वाटर स्कैरसिटी समझा, वाटर स्कैरसिटी क्या है, क्यों है, किस किस तरह से होती है, उसको कंजर्वेशन करने की जरूरत है। कंजर्वेशन के लिए क्या है, तो एंशिएंट टाइम से एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर चल रहे थे, आज के समय में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चल रहा था। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की ये एडवांटेज है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज है, इसलिए हम क्या सोच रहे हैं कि पानी को कंजर्व करने का कोई और तरीका भी होना चाहिए, और कोई और तरीका जो होना चाहिए वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो जो बारिश का पानी है, द कलेक्शन, सेविंग एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज और टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, तो जब आप बारिश के पानी को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, बचाते हो, स्टोर करते हो, ताकि आप क्या कर सको, ताकि भविष्य में इस्तेमाल कर सको उसका, या फिर जब पानी की कमी हो तब उसका इस्तेमाल कर सको। तो इस सिस्टम को आप क्या कहते हो, इस सिस्टम को आप कहते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस सिस्टम को आप कहते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। गॉट माय पॉइंट, इस सिस्टम को हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलो आ जाओ। तो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या था, तो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो पुराने समय में किस तरह से पानी को बचाया जाता था, तो पुराने समय में गुल्स एंड कुल्स बनाए जाते थे हिल्स और माउंटेनियस एरियाज में। आज भी आप जैसे देखोगे ना, तो जैसे हिली एरियाज है, ये माउंटेनियस एरियाज है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप पहाड़ देखोगे तो पहाड़ों से जैसे पानी की स्ट्रीम निकल के आती है, ये तो माउंटेन टॉप पे क्या किया जाता है, पहाड़ों से ये स्ट्रीम्स निकल के आती है, तो माउंटेन टॉप पे क्या किया जाता है, ये गुल्स एंड कुल्स जैसे ये है, तो माउंटेन टॉप पे क्या किया जाता है, पानी को स्टोर कर लिया जाता है। पानी की स्ट्रीम निकल के आ रही है पहाड़ों से, तो इनको स्टोर कर लिया जाता है। समझ रहे हो ना, ये पानी की स्ट्रीम निकल के जैसे आएगी तो यहाँ इनको क्या कर लिया जाता है, पानी को स्टोर कर लिया जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश का पानी जो है, तो ये पहाड़ पे जब बारिश होगी तो पानी बह के तो स्लोपी एरिया में ही आएगा ना, तो ट्रेडिशनल टाइम पीरियड से ही आप पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट करते आ रहे हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश के पानी को बचाना है। तो जैसे गुल्स और कुल्स जो है, ठीक है, गुल्स एंड कुल्स इन हिल्स एंड माउंटेन एरियाज में गुल्स एंड कुल्स बनाए जाते हैं। इनंडेशन चैनल्स इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, बंगाल में इनंडेशन चैनल्स बनाई जाती है। गुल्स एंड कुल्स समझ में आया, चलो इमोजी में जरा थम्स अप दे दो मुझे, गुल्स एंड कुल्स समझ में आया। गुल्स एंड कुल्स क्या है कि माउंटेनियस एरियाज में जो बारिश का पानी रहता है उसको स्टोर कर लिया जाता है ऐसे माउंटेन टॉप पे, ठीक है, माउंटेन टॉप पे बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाता है। बताओ जल्दी, थम्स अप दे दो जरा जल्दी से, आ गया समझ, गुड, ठीक है। गुल्स एंड कुल्स ये होता है। फिर अब मैं जिसका पूछते जाऊं उसका थम्स अप देते चलना। गुल्स एंड कुल्स हो गया। अगली चीज क्या है, इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते हैं। इनंडेशन चैनल्स क्या होते हैं, इनंडेशन चैनल्स यानी कि जो बंगाल वाला एरिया है ना, बंगाल वाले एरिया में रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है। जैसे ये नदी है, नदी बह रही है, बाढ़ आती है भाई साहब एक, तो जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ आती है तो क्या होता है, बाढ़ आती है तो पानी बाहर की तरफ सरकता है, बाढ़ आई तो पानी बाहर की तरफ सरकता है, ठीक है।
बाढ़ आती है तो पानी बाहर की तरफ सरकता है। अब जब पानी बाहर की तरफ सरकता है ना, पानी, रिवर अपना बेड बड़ा करती है, तो जब रिवर अपना बेड बड़ा करती है तो क्या दिक्कत होती है पता है? जब रिवर अपना बेड बड़ा करती है तो रिवर का जब बेड बड़ा होता है, ऐसा जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी जो है, नदी का पानी यहां तक पहुंच जाता है, नदी का पानी यहां तक पहुंच जाता है। अब जब नदी का पानी यहां तक पहुंचता है तो क्या किया जाता है? ऐसी नालियां खोद दी जाती है, ठीक है, नालियां खोद दी जाती है। अब ये जो नालियां खोदी जाती है, तो जब नदी का पानी फैलता है तो इन नालियों में पानी भर जाता है, ये पानी भर गया नालियों में। अब जब बारिश कम हो जाएगी तो नदी वापस अपने नॉर्मल रूट पे आ जाएगी, नदी अपने नॉर्मल रूट पे वापस आ गई है, ठीक है, नदी अपने नॉर्मल रूट पे वापस आ गई, नदी अपने नॉर्मल रूट पे वापस आ गई, ठीक है, नदी अपने नॉर्मल रूट पे वापस आ गई। लेकिन इन नालियों को जो खोदा गया था ना, ये जो नालियां खोदी गई थी, इन नालियों के अंदर पानी भरा हुआ है, इन नालियों के अंदर अभी भी पानी भरा हुआ है। तो इन नालियों को इसलिए क्या कहा गया है? इनंडेशन चैनल्स कहा गया है, कि जब बाढ़ का पानी बढ़ता है तो बाढ़ का पानी क्या होता है? इन नालियों के अंदर भर जाता है, और नालियों के अंदर जब बाढ़ का पानी भरता है तो ये बाढ़ का पानी जो है, ये बाढ़ का पानी क्या किया जाता है? इस बाढ़ के पानी को आप फिर बाद में यूज कर सकते हो, कि बाढ़ तो चले गई, फ्लड जो आई थी वो तो चले गई, लेकिन इन नालियों के अंदर, इन इनंडेशन चैनल्स के अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। इस पानी को फिर आप क्या कर लोगे? इस्तेमाल कर लोगे अपने खेतों में कहीं भी। गॉट इट? तो इस तरह से क्या इनंडेशन चैनल्स बनाई जाती थी इन दी फ्लड प्लेन्स, जहां बारिश का पानी फैलता है, बाढ़ का, उन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल में इनंडेशन चैनल्स ये बनाई जाती है। फिर क्या है? रूफटॉप रेन वाटर इन फ्लड प्लेन्स इन राजस्थान। राजस्थान में आपको क्या देखने को मिलता है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जाती है। ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आज भी किया जाता है, और इसको अपन समझेंगे कि छत के ऊपर जो पानी है, छत के ऊपर पानी को स्टोर कर लिया जाता है, इसे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी और डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर क्या है? खादिन्स और जोहाद इन द पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में खादिन्स और जोहाद से, मतलब खादिन्स और जोहाद नाम के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है खादिन्स और जोहाद, वो समझाता हूं मैं आपको। तो जैसे मान लो कि ये एक लैंड है, यहां ये लैंड का ऐसा स्लोप है अगर, तो यहां पे क्या कर देंगे? पत्थर लगा देंगे। ये पत्थर लगा दिए, ठीक है, पत्थर लगा दिए। अब जब बारिश होती है तो बारिश का पानी यहां गिरता है, पानी गिरता 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 यहां स्टोर होना चालू हो जाता है, ठीक है। पानी भर जाएगा, पूरे खेत में पानी भर गया, ओ तालाब बन गया। अब ये इतना पानी भरा है ऐसा, तो अब ये पानी को वहीं के वहीं एब्जॉर्ब होता रहेगा, धीरे 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 धीरे, पूरे बारिश में पानी भरा रहेगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब पानी जब एब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ की मिट्टी में क्या है? यहाँ की मिट्टी में नमी है, मॉइस्चर रहेगा। तो अब वो मॉइस्चर, पानी एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, बारिश में जैसे पानी गिरा था, पानी एब्जॉर्ब हो गया। अब बारिश चली गई, अब क्या हो गया? नवंबर का महीना आ गया। तो नवंबर के महीने तक ये पानी अगर सूख गया, सूखने के बाद लेकिन मिट्टी में मॉइस्चर है, तो अब भरा हुआ पानी नहीं है लेकिन मिट्टी गीली है, तो उस गीली मिट्टी में खेती कर लो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? खादिन्स एंड जोहाद्स वर प्रैक्टिस्ड या फिर मेड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान। क्या है खादिन्स और जोहाद्स? तो खादिन्स एंड जोहाद्स आर दी एंशिएंट हाइड्रोलिक रेन वाटर ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जहां पे दी रेन वाटर इज मेड टू स्टैंड स्टिल, पानी को खड़ा रख दिया जाता है, ठीक है। दी रेन वाटर इज मेड टू स्टैंड स्टिल, स्लोली एंड ग्रेजुअली दी रेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द ग्राउंड एंड मॉइस्चर दी सॉइल, ठीक है, बीनीथ इट, जो नीचे सॉइल रहती है उसको मॉइस्चर देता है, ठीक है। एंड दिस मॉइस्चर इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, और इस मॉइस्चर को कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गॉट माय पॉइंट? तो खादिन्स एंड जोहाद्स हो गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम। अंडरग्राउंड टंकास वर बिल्ड इन बाड़मेर एंड बीकानेर। बाड़मेर और बीकानेर में क्या किया जाता है पता है ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए? कि रूफटॉप जो रहता है, छत पे पानी गिरेगा, टप 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 टप। अब ये घर है, अब घर के नीचे क्या किया जाता है? टैंक बना दिए जाते हैं ऐसे। अब ये यहां एक पाइप लगाएंगे और वो छत का पानी जो है वो टैंक से, वो पाइप के रास्ते स्टोर होके टैंक में, इन्हें अंडरग्राउंड टंकास कहा जाएगा। तो ये अंडरग्राउंड टंकास में पानी स्टोर हो गया। अब राजस्थान में गर्मी होती है तो नीचे एसी लगा दिया उनने, मतलब ये नीचे पानी भरा तो ठंडा रहेगा ना ऑटोमेटिकली। भैया यहाँ जमीन है, ये मत सोचना कि वहां एक्वामैन रह रहे हैं, सबके पानी के अंदर ही रह रहे हैं, वही खा रहे हैं, ठीक है, वही तैर रहे हैं। मतलब ये जमीन है, जमीन के नीचे आपने अंडरग्राउंड टैंक्स बना दिए जिसमें आपने पानी स्टोर कर लिया है। और जो पानी आपने स्टोर किया अंडरग्राउंड टैंक में, तो ये पानी को आप क्या करोगे? यूज करोगे कब? जब आपको जैसे बारिश खत्म हो गई, जब पानी की कमी है, तो इस टैंक में जो पानी स्टोर किया इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। ये दीज अंडरग्राउंड टैंक्स आर यूज्ड टू बीट दी समर हीट।
गर्मियों के समय में टेम्परेचर को भी कूल रखते हैं और ठंडा लगता है ऐसा घर। ठीक है, तो अंडरग्राउंड टंकास वर बिल्ड इन बाड़मेर एंड बीकानेर। बाड़मेर और बीकानेर में आपको इस तरह के अंडरग्राउंड टंकास देखने को मिल जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? ये हो गया। फिर क्या है? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय। मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जहां पे क्या किया जाता है, जैसे पहाड़ों में यहां से पानी निकल रहा है, तो अब पाइप नहीं होते थे, 200 साल पुरानी टेक्निक है, तो वो क्या करते थे, जैसे एक बैम्बू ये होता है ना, ये एक बैम्बू है, तो इस बैम्बू को बीच से अगर काट दोगे आप तो ये बैम्बू ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसे एक वो बन जाएगी ना टनल बैम्बू की। तो अगर ये पाइप को बीच से फाड़ दूं मैं तो ऐसी उसमें एक क्या बोल सकते हैं ना, कैसे समझाऊं मैं, मान लो जैसे ये क्या है, पूरा का पूरा एक तरह से आपको देखने को मिल रहा है सर्कल है बैम्बू का, इसको मैंने बीच से काट दिया तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मेरे पास में ऐसा एक वो बन जाएगा, ठीक है, ओपन पाइपिंग हो जाएगी। तो मैं इसमें से पानी क्या करते रहूंगा, बहाते रहूंगा, तो इधर से पानी डालूंगा, पानी बहते बहते आगे जाता रहेगा, समझ गए, पानी बहते बहते आगे जाता रहेगा। तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में बैम्बू पाइप्स वर यूज, ठीक है, ताकि क्या हो कि यहां से पहाड़ से ऊपर ऐसे ले जाएंगे, पहाड़ से टिका के ले जाएंगे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक, और अगर यहां से लीटरों में पानी आ रहा है तो आपके खेत तक ले जाते 2-4-10 बूंद पानी आपको मिल जाएगा। ओपन पाइपिंग, जब पाइप्स नहीं होते थे 200 साल पहले ट्राइबल्स इस तरह से कह सकते हैं रेन वाटर को, ट्रेडिशनल तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट करते थे। तो ये क्या है, कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया कि हाँ इस तरह से रेन वाटर को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। फाइन, अब अगर हम देखें ना तो इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोमिनेंट तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मल्टीपल तरीके हैं कि गुल्स एंड कुल्स बना दिए, इनंडेशन चैनल्स बना दिए, खादिन्स एंड जोहाज, अंडरग्राउंड टैंकास, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब इन पूरे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी एक टेक्निक होती है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब क्या है कि छत के ऊपर जो है, छत के ऊपर आपने क्या करा, जो बारिश होती है तो बारिश के पानी को आपने, जब बारिश का पानी गिरता तो उसको विद द हेल्प ऑफ अ पाइप, पीवीसी पाइप, आपने क्या कर लिया, उसको डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में ले गए, या फिर वो जो पानी है उसको आपने क्या किया, किसी टैंक में स्टोर कर लिया, कोई भी एक तरीके का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉमन टेक्निक है, ये एक कॉमन टेक्निक है। ठीक है, दिस इज अ कॉमन टेक्निक, दिस इज अ कॉमन टेक्निक फॉर वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक कॉमन टेक्निक है फॉर वाटर कंजर्वेशन, जहां पे आप क्या होता है, जहां पे इस तरह के आप पर्कुलेशन पिट्स बना लेते हैं कि छत का पानी आएगा, ये इमेज देखो, छत का पानी आएगा, वो डाल दिया जाएगा एक गड्ढे में, उस गड्ढे के थ्रू वो पानी क्या करेगा, ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज कर देगा। डिगिंग एंड रिफिलिंग ऑफ डग वेल्स एंड ट्रेंचेस। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे अगर आप जैसे देखोगे तो जो डग वेल बनाया, जो आपने गड्ढा खोदा है ना, उसके अंदर आप क्या करते हो, पानी को डालते रहते हो, जिससे वो रिफिल होता रहता है, वो ग्राउंड वाटर टेबल को भी रिचार्ज करता है। तो रूफ वाटर इज कलेक्टेड इन दी टैंक्स बिलो द ग्राउंड एंड ऑन दी रूफटॉप। तो छत पे पानी इकट्ठा वो पाइप के थ्रू जाएगा और नीचे उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये सिस्टम रहता है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ठीक है, तो अब मुझे बताओ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरे जो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो समझ में आया कि नहीं आया। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत प्रिविलेंट था राजस्थान में, लेकिन जैसे जैसे कैनाल सिस्टम डेवलप हो गए, वेस्टर्न राजस्थान तक में पानी पहुंच गया, तो धीरे धीरे टंका सिस्टम और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आप देखो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, दो इट इज ऑन डिक्लाइन इन वेस्टर्न राजस्थान, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन अदर स्टेट्स, जैसे शिलोंग। ठीक है, जैसे शिलोंग में आप क्या देखेंगे, शिलोंग से 50 किलोमीटर दूर मैसनराम है, जहां पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि शिलोंग में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि वो लीवर्ड साइड पे, जैसे सब बताऊं मैं अगर आपको, तो इस साइड सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो माउंटेन के इस साइड तो सूखा रहेगा ना, शिलोंग इस साइड है, तो शिलोंग में इसलिए पानी की कमी रहती है। तो जैसे शिलोंग में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। कर्नाटक का जो गेंदाथुर विलेज है, वहां पे क्या है, वहां पे सक्सेसफुली आप देखोगे तो 200 घर जो है वो क्या करते हैं, साल भर में बहुत सारा पानी क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तमिलनाडु जैसे एक स्टेट है जहां पे क्या करके रखा है इन्होंने, कंपलसरी करके रखा है बाय लॉ कि अगर आप घर बना रहे हो तो आपको रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। और यही मैं तुमसे प्रॉमिस भी चाहता हूं बेटा, हर बार कल को तुम बड़े होगे, खूब पैसा कमाओगे, खूब नाम कमाओगे, अपना घर बनाओगे, सब कुछ करोगे, अपने अपने घरों में एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर से इंस्टॉल करना। ठीक है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर से इंस्टॉल करना। गॉट इट?
चलो भाई आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय? मेघालय में कौन सा इरिगेशन सिस्टम है बताओ। चैप्टर हुआ खत्म। समझ में आया चैप्टर? इनंडेशन चैनल से एक बार और बता दूं, ठीक है? पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ, चैट में आंसर नहीं देना, पोल में सेलेक्ट करना मेरे लाल। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वापस समझा दो, ठीक है? तमिलनाडु वाले के पास रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए पैसा नहीं हो तो क्या गवर्नमेंट देगी? इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह भी देती है। ऑफिस में बनाया हो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग? अरे ऑफिस पूरी दुनिया अपनी नहीं है। ऑफिस ऑफिस एक बड़े से कॉम्प्लेक्स में एक स्पेस है अपना, तो अपन तो सिर्फ हवा में लटके हैं ना, छत अपनी है ना जमीन अपनी है। ऐसा ऑफिस है दोस्त, जमीन पे थोड़ी होता है ऑफिस। चलो 78% बच्चों ने डी सेलेक्ट किया। यस, मेघालय में जो इरिगेशन सिस्टम है वो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। ठीक है, बढ़िया। अब देखो अरे इस चैप्टर के कीवर्ड कहां चले गए? एक मिनट रुकना जरा। इस चैप्टर के कीवर्ड कहां चले गए दोस्त? इस चैप्टर के कीवर्ड्स नहीं आए अभी। चलो नोट्स में मैं आपको लेकिन कीवर्ड्स दे दूंगा, ठीक है? तो देखो इस चैप्टर के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अर्बनाइजेशन ने कैसे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को थ्रेट पहुंचाया है, ठीक है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या होती है, वाटर स्कैरसिटी है उसके मेन कॉजेस क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या है, तो 5 हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लिख दिया अपन ने। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के वो क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप थोड़ा थोड़ा, ठीक है? रिसेंट ईयर्स में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स और डैम्स जो है, ठीक है? इन रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन, ठीक है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो थे उसमें आपको क्या देखने को मिला है कि रिसेंट ईयर्स में डैम्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनी, बहुत सारा आपको क्या देखने को मिला, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई लोगों ने, क्यों और कैसे, ठीक है? तो वो हो गया ये। फिर आगे अगर देखें अपन तो अपोजिशन वाली चीज हो गई। तो अब ये 2019 में जो क्वेश्चन आए इस चैप्टर से प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके। फिर उसके बाद में 2019 के बाद में क्या हो गया, 2019, 20, 21, 22, 23 जो है, ठीक है? तो वो सारे 24, तो ये 24 का 2024, ठीक है? तो ये चैप्टर जो है ना, तो ये चैप्टर हर बार एग्जाम में आया भी नहीं है। और इस चैप्टर से जैसे अगर आप देख रहे हो तो पिछले 2024 में इस तरह के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या रहता है ना कि एक थॉट दे देते हैं, फिर उस पर पूछ लिया व्हाई इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अ वाइबल अल्टरनेटिव, क्योंकि उसमें कम पैसे लगते हैं और इकोनॉमिक बर्डन तो कम रहता है, इन्वायरमेंटल लॉसेस कम होते हैं, वैसा, ठीक है? लाओ कुछ डाउट पूछ रहे थे बच्चे, वो देख लें जरा, सवाल का लीडर बोर्ड देख लें। आशु दिलोन, ध्रुव, मंसूर, अभिनीत, जयांशी पंचोली, हमजा, रानी जल गर्ग और गर्व जैन। बढ़िया बेटा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? बताओ। वाटर रिसोर्सेस कल, और 4 दिन हो गए क्या अपने? कल अपनी क्लास नहीं, कल फ्राइडे है, कल परसों नरसों एक टेस्ट दे दूं क्या, एमसीक्यू वाला छोटा सा? कर लोगे? अभी तक जितने चैप्टर हुए कर लोगे क्या? करना पड़ेगा, उनसे क्यों पूछ रहा हूं? ठीक है, एक टेस्ट दूंगा और टेस्ट नंबर और जो सब्जेक्टिव टेस्ट नंबर 2 है वो सॉल्व कर लेना बेटा, सॉल्व कर लो, जब बताना है।
आपके घर पर है, घर ही नहीं है मेरा, ठीक है। अब तो मेरा घर बन रहा है, तो अब जो बन रहा है उसमें लगाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। मेरा जो घर बन रहा है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र आ गया, ये देख के ज्यादा अच्छा लगता है। चैट पब्लिक कर दो। मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं डाउट बताओ, वो नहीं बता रहा, चैट पब्लिक करवा लो इनसे। मैप वर्क एक साथ जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो एक साथ एक क्लास में मैप वर्क कंप्लीट कर लेंगे बाबू। ठीक है, देखो वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहते हैं कि आप कैसा बनवाना चाह रहे हो। सीधे डग वेल में डलवा दो, कम खर्चा आता है। अंडरग्राउंड टैंक मत बनवाओ, खर्चा आएगा उसमें। अरे बच्चे तो गधे तो होते हैं यार एक नंबर के। मैंने बोला घर नहीं है तो इसका मतलब मेरा खुद का घर नहीं था, ठीक है। अब बन रहा है, रेंट पे था तो बोल रहे सर आपका घर नहीं तो आप रोड पे रहते हो क्या? देखो ब्रह्मास्त्र, सुनो मेरी बात, ब्रह्मास्त्र को लेके आप लोग जितना चिंतित हो रहे हो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। हमने आज ही एक मैसेज डाला है उन सब बच्चों को जिनने अभी तक एड्रेस फॉर्म नहीं भरे थे। तो एड्रेस फॉर्म जिन बच्चों ने भर दिए थे उन बच्चों को क्या है, उन बच्चों को ब्रह्मास्त्र डिलीवर भी हो गया, बहुत से बच्चों को। कुछ बच्चों को नहीं पहुंच पाया है। तो वही है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमें कुछ भी चीज हमारे पास रख के हमें मजा थोड़ी ना आएगा। कुछ बच्चे बहुत रिमोट रहते तो उनका नहीं पहुंच पाया। कुछ बच्चों के आपने ऐप इंस्टॉल करते समय डेटा सही से नहीं दिया होगा, पिन कोड ना लिखे होंगे, तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी फॉर अस, पहली बार था वो, ठीक है। तो उस चीज को हमने क्या किया, उस चीज को हमने मतलब जितना हो सकता है, देयर इज अ टीम, अ डेडिकेटेड टीम बिहाइंड इट, जो पूरा ध्यान रख रही है, हर चीज को देख रही है, ठीक है। तो आप उस चीज को थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझो यार कि क्या बोलते हैं कि हर चीज में ऐसा नहीं है कि हर चीज में मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूं, ऐसा कि मैं डिलीवरी लेके पहुंच रहा हूं तुम्हारे पास। लेकिन हम कोशिश करते हैं हर चीज में क्या कि उसको फिक्स करें। ऐसे जरूर पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं कि पूछते हैं बार बार क्यों, क्या दिक्कत आ रही है। अब जैसे आज ही हमने एक मैसेज फ्लोट करा है, बहुत सारे बच्चों को मैसेज आया होगा जिन्होंने आज तक एड्रेस फॉर्म ही नहीं फिल किया था। अब एड्रेस फॉर्म नहीं फिल किया तो हम कैसे पहुंचा पाएंगे तुम्हारे पास। कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हर सर हमने 1 महीने पहले एड्रेस फॉर्म फिल कर दिए थे, वो सारी चीजें। तो फिर तुम्हारा केस टू केस वेरी कर रहा है, तो एक बार तुम कनेक्ट करो सपोर्ट टीम के साथ में, समझो क्या दिक्कत है, ठीक है। गुल्स एंड कुल्स एक बार और बता दीजिए, चलो गुल्स एंड कुल्स एक बार समझ लो क्या होता है। मतलब आपको वो चीज ध्यान रखना होगी कि आप छोटी सी बात पे क्या होता है कि प्ले स्टोर पे चले जाएंगे, ये कर देंगे वो, तो वहां आपको प्ले स्टोर पे एक वो बताना चाहिए कि यार क्लासेस कैसी चल रही है, सारी चीजें, ऐप के बारे में 2 शब्द प्यार के लिख दोगे तो उससे हमारी टेक टीम को भी एक मोटिवेशन मिलेगा, समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं, आगे ऐसे बढ़ते हैं कि गुल्स एंड कुल्स बताता हूं मैं तुम्हें। तो जैसे माउंटेन एरियाज रहते हैं, ठीक है, ये माउंटेन एरियाज हैं। तो माउंटेन एरियाज में जो बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। उसको कलेक्ट करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर्स माउंटेन टॉप्स में स्ट्रक्चर्स बना दिए थे, अंदर से कोन नहीं रहता है, जैसे यहाँ एक तालाब जैसा बना दिया, तो ये माउंटेन एरिया से पानी बह के आएगा, यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे गुल्स एंड कुल्स बनाए जाते हैं ऑन दी, कह सकते हैं मतलब लेक्स ऑन दी माउंटेन एरिया, सिंपल चीज। तालाब, माउंटेन एरिया पे जो तालाब होते हैं उन्हें गुल्स एंड कुल्स कहा जाता है, गॉट इट, ठीक है। गुल्स एंड कुल्स बनाए जाते हैं। चलो, तो ये था हमारा वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर। अब मेरी बात सुन के जाओ अच्छे से। मंडे को अपना हिस्ट्री का चैप्टर है, कौन सा? मंडे को हिस्ट्री का चैप्टर है दी मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। लेकिन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड तो 10-15 मिनट का चैप्टर है। तो मंडे को अपन 2 चैप्टर एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, छोटे छोटे 2 चैप्टर एक साथ। एक ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर जो छोटा सा आ रहा है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 और हिस्ट्री का चैप्टर 3, ये दोनों एक साथ कंप्लीट करेंगे अपन मंडे को। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट कि मंडे को अपन 2 चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। चलो भाई,
इसी बात पे आज के कार्यक्रम को करते हैं समाप्त। अब मिल रहे होंगे कब हम, मंडे को, तब तक अपना ध्यान